हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 20वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लंदन में अभिमान ने एक झटके से रेहा को बेड पर रखा और खुद उसके ऊपर आ गया। रेहा अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी है। अभिमान ने रेहा के लहंगा के ब्लाउज की डोरी खोलते हुए और उसकी होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा, साल में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब और तुमसे दूर नहीं रहना, मुझे बस पूरी तरह से तुम में खोना है। तुम्हें बस पूरी रात प्यार करना है। ये बोलते हुए अभिमान ने अपने हाथों से रेहा को हाथों को बैग में हल्का सा पुश किया। अचानक से एक आह भरी आवाज रेहा के मुंह से निकली। रेहा की आवाज सुनते ही अभिमान ने कहा, आज पूरी रात बैग में मुझे तुम्हारी यह आवाज सुनाई है और इस आवाज में मुझे अपना नाम सुनना है। रेहा ने अपने हाथ अभिमान के बालों में चलते हुए कहा, मुझे भी कब से इस पल का इंतजार था जब मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं। हाँ, हमारे बीच 1 साल पहले ये सब कुछ हुआ था, पर तब हमारे नफरतें नफरतें थी और आज सिर्फ प्यार है और मैं इस प्यार में पूरी तरह से खो जाना चाहती हूँ। ये बोलते हुए रेहा अभिमान के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दी। अभिमान और रेहा एक एक कर एक दूसरे के किस करके एक दूसरे की बॉडी पर एक हाथ चला रहे थे। अभिमान के हाथ रेहा की बॉडी पर चल रहे थे। अभिमान ने अपने हाथों को रेहा के उभारों को मसलते हुए कहा, सच में आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा शरीर भी बहुत मुलायम हो गया है। ये सुनकर रेहा ने गुस्से से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? अभिमान रेहा को पलटते हुए कहा, अब अपनी बीवी की तारीफ भी ना करूं क्या? तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम टेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब हो। अभिमान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रेहा बस मुस्कुरा दिया और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभिमान ने कहा, आज से हमारे बीच कोई नहीं आएंगे, बस मैं और तुम और हमारा प्यार, हम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे। ये बोलकर अभिमान ने रेहा के सर पर किस किया। धीरे धीरे कर अभिमान रेहा की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। रेहा की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी ये सिसकियां मुझे मदहोश होने पर मजबूर कर रही है। रेहा ने अपनी आंखें बंद कर कहा, तो तुम्हें रोका किसने है अभिमान? रेहा के हाथ अभिमान के बालों में चलने लगे। अभिमान धीरे धीरे रेहा के सारे कपड़े रिमूव कर देता है। अभिमान रेहा की तरफ देखकर बोला, कोई शक नहीं है कि तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी यह खूबसूरती और मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, हम 1 साल बाद इस तरह करीब आ रहे हैं। तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है तो प्लीज बर्दाश्त करने की कोशिश करना, मैं पूरी तरह से जेंटल रहने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर रेहा ने कहा, हाँ मुझे पता है, हम दोनों 1 साल बाद पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। इस दर्द का भी अपना ही मजा है, क्योंकि तुम मेरे पास हो और तुम्हारे साथ तो मुझे हर दर्द अच्छा लगता है। चाहे तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े, मुझे बस तुम्हें पाना है। ये बोलते हुए रेहा अभिमान की तरफ देख रही थी। अभिमान ने रेहा के सर पर किस किया और अचानक से रेहा के अंदर शामिल हो गया। रेहा की एक जोरदार चीख उस कमरे में गूंजने लगी। अभिमान ने अपने होंठ रेहा के होठों पर रख दिया और बोला, कुछ नहीं, कुछ देर बाद तुम्हारा दर्द थोड़ा काम हो जाएगा।
रेहा की आंखों के कोनों से बहुत आंसू निकल रहे थे। अभिमान ने रेहा की आंखों पर किस किया और कहा, कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं यहाँ रोक सकता हूँ। रेहा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें स्टॉप होने की जरूरत नहीं है। ये दर्द बस कुछ देर के लिए ही हूँ, पर मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। मुझे बस इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी बाहों में तुम्हारे पास रहकर गुजारनी है। ये सुनकर अभिमान ने रेहा के होठों पर और उसके गालों पर किस करने लगा। रेहा के नाखून अभिमान के पीठ में गर रहे थे। अभिमान के पीठ से खून निकल रहा था, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अभिमान ने रेहा की तरफ देखकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा प्यार पूरी तरह से फिर से मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रेहा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसा है क्या अभिमान? मैं तो सोच रही थी तुम्हें बच्चे चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मान गई? रेहा ने कहा, पहले मैंने सोचा था 4-5 साल वेट करूंगी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आई एम रेडी, मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है। ये सुनकर अभिमान मुस्कुराते हुए कहा, तब तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर रेहा ने कहा, तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ेगी? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जल्दी प्रेजेंट करना है तो मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना तुम्हें। दिन रात बेड पर प्यार करना होगा, बिना मेरी मदद की तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? अभिमान की बात सुनकर रेहा की आंखें बड़ी हो गई। रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे हो गए? अभिमान, इतनी आसानी से ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? तुम पूरे बेशर्म हो गए। ये सुनकर अभिमान ने कहा, बोल भी कौन रहा है? ये सब संगत का असर है, इसीलिए लोग कहते हैं संगत का असर दूसरे पार्टनर पर ही हो ही जाता है। रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मैं बेशर्म हूँ, अभी तुम्हें बताती हूँ। ये बोलते हुए रेहा ने एक झटके में अभिमान को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बहुत ज्यादा बेशर्म लगती हूँ ना, और मेरी बेशर्मी भी देख लो। ये बोलते हुए रेहा अभिमान के गले पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रही थी। अभिमान की हल्की आह निकल गई। रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। अभिमान राजपूत, अब देखो आगे आगे होता है क्या? अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर अब जो करना है तुम करोगी। रेहा ने अभिमान के सामने एक आंख मारी और अपने कमर को धीरे धीरे मूव करने लगी। करीब आधे घंटे बाद रेहा के बहुत पसीना निकलने लगी और वह थककर अभिमान के बगल में लेट गई। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? ये सुनकर रेहा ने कहा, प्लीज तुम ही करो। अभिमान अचानक रेहा के ऊपर आ गया और अपने लोअर बॉडी को रेहा के बॉडी में इंटर करते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें ये सब फास्ट ही पसंद है, तुमसे नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यह बोलते हुए अभिमान रेहा को प्यार करने लगा। रेहा की धीरे धीरे आहें भरने लगी। रेहा अभिमान के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, तुम्हें पता है जब तुम मेरे करीब होते हो और तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे हमेशा फास्ट ही पसंद आता है। सच कहूँ तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज फिर से तुम्हें पाने के बाद मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। अभिमान ने रेहा के कान में कहा, अभी तो ये बस सेकंड राउंड है, आज पूरी रात तक हम 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। रेहा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अभिमान, सेकंड राउंड में ही मैं बहुत थक गई हूँ, तुम्हें नहीं लगता है ये रात बहुत लंबी हो रही है? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा,
1 साल का इंतजार है तो इतनी आसानी से कैसे खत्म होगी। ये बोलते हुए अभिमान फिर से अपना काम करने लगा। रेहा की आहें समय के साथ और तेज होते जा रही थी। रेहा अभिमान के कानों में बोली, अभिमान और फास्ट प्लीज और फास्ट। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम थक गई थी ना। रेहा ने गुस्से में कहा, अभिमान प्लीज फास्ट करो, मुझे स्लो बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। यह बोलते हुए अभिमान फिर से फास्ट करने लगा। रेहा भी अभिमान को किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे। दूसरी सुबह अभिमान और रेहा के कमरे में दोनों एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। तभी दरवाजा खटखटाना का आवाज आया। बाहर से वैभव ने कहा, लगता है तुम लोगों की नींद रात भर में पूरी नहीं हुई है। यह आवाज सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, रेहा कैसा भाई है तुम्हारा, सोने नहीं देता है चैन से। तभी वैभव ने गुस्से से कहा, 1 घंटे में हम सभी को यहाँ से निकलना है, इसलिए चुपचाप से तुम और रेहा जल्दी से रेडी होकर हाल में आ जाओ। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से कहा, हाँ मेरे बाप मैं आ रहा हूँ, अब जा यहाँ से। दरवाजे के बाहर ही खड़ा सब कुछ सुनता रहेगा क्या, जा यहाँ से। वैभव ने गुस्से से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है पति पत्नी की बातें सुनने का। वह तुम लोग हो जो अभी तक उठे नहीं हो, 12 बज चुके हैं, पर तुम लोगों की उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आज हमें जल्द से जल्द इंडिया पहुंचना होगा। इंडिया में अभी रात होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। हम अभी निकलेंगे तो कल इंडिया पहुंच जाएंगे। सुबह होने से पहले इंडिया पहुंच जाएंगे और पूजा भी अटेंड कर लेंगे, इसलिए जल्दी निकलना होगा। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मुझे किस देश का समय कितना इंडिया से आगे पीछे चल रहा है इसकी जानकारी तुझसे ज़्यादा है, इसलिए प्लीज मुझे परेशान मत कर। वैभव ने गुस्से में कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू जल्दी से 1 घंटे में हाल में आज। ये बोलकर वैभव वहां से चला गया। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, सच में सोते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है, और आज तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। रेहा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, भाई किस लिए आए थे। अभिमान ने रेहा की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई है ना, इसलिए उसे समझ नहीं आता है कि कपल को लेट तक सोने देना चाहिए, और वह है कि आकर परेशान कर रहा है। ये सुनकर रेहा ने कहा, पर बोलने क्या आए थे। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, हमें अभी इंडिया के लिए 1 घंटे में निकलना है, यही बोलने आया था। इंडिया में अभी रात होगा और कल सुबह अंकल आंटी की पूजा है, हमें उसे पूजा में शामिल होना है, इसलिए वह बुलाने आया था। ये सुनकर रेहा ने कहा, अच्छा ठीक है मैं अभी उठ जाती हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलते हुए रेहा ने उठने की कोशिश की। रेहा को अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। रेहा वापस से बेड पर लेटे हुए बोली, मुझे उठा नहीं जाएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या बात है रेहा। कल रात को जो मैं जब रुकने को बोल रहा था तो वह तुम ही थी जो और फास्ट कर रही थी, और वह तुम ही थी जो 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड की डिमांड कर रही थी। ये सुनकर रेहा ने गुस्से से कहा, अभिमान तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अगर तुम इसी तरह मुझे ताना मारते रहे ना तो सोच लेना अगली बार मैं तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दूंगा। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तुम जब देखो तब मुझे इसी तरह परेशान करते रहती हो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो आज मैं तुम्हें बेड से उठने ही नहीं दूंगा।
ये बोलकर अभिमान रेहा के ऊपर आ गया। रेहा ने अभिमान को धक्का देते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है, हमें इंडिया जाना है। अब चलो अपना सारा ये सब रोमांस का भूत खत्म करो और मेरी हेल्प करो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, कैसी हेल्प करूं, क्या बेड पर हेल्प करूं? ये सुनकर रेहा ने गुस्से में कहा, मुझे अभी के अभी शावर लेना है, इसलिए मुझे बाथरूम में लेकर चलो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तो ऐसा बोलो ना। रेहा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है ना, अब चलो मेरी हेल्प करो। अभिमान बेड से उठ गया और रेहा को एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया। ने गुस्से में कहा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो मुझे इस तरह से उठा रहे हो। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा टेढ़ हूँ तुम्हारे साथ शॉवर लेने के लिए। रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, कम से कम मेरे ऊपर एक चादर तो डाल देते। ये सुनकर अभिमान ने कहा, हम दोनों अकेले हैं तो चादर की क्या जरूरत है, वैसे शर्माना बंद करो, कल रात को मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया है और अच्छे से टेस्ट भी कर लिया। ये सुनकर रेहा ने कहा, सच में आप कुछ ज्यादा ही बेशर्मों वाली बातें करने लगी है। अभिमान ने कहा, कोई था जिसने मुझे 1 साल पहले कहा था, जिसने किया शर्म उसके कर्म फूट गए, हमें रोमांस के बीच शर्म नहीं करना चाहिए। ये सुनकर रेहा ने कहा, अच्छा मेरी लाइन मुझ पर आजमा रहे, अब चलो जल्दी से मुझे वॉशरूम में लेकर। अभिमान रेहा को वॉशरूम के अंदर ले गया और बाथटब में लेटा कर गर्म पानी का शावर ऑन कर दिया। अभिमान भी रेहा के साथ वास्तव में आ गया और उसकी बॉडी पर हल्का हल्का पानी से उसे मसाज देने लगा। रेहा अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, नहीं तो मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था जैसे मैं दर्द से ही मर जाऊंगी। यह सुनते हैं अभिमान ने उसके होठों पर उंगली रख दिया और कहा, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए था, मरने तो मैं भी नहीं वाली हूँ इतनी आसानी से इस जन्म में, तो कम से कम तुम्हारा पीछा अभिमान में नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये बोलते हुए रेहा अभिमान के ऊपर पानी फेंकने लगी। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम्हें पानी से खेलना है। ये बोलते हुए अभिमान रेहा के ऊपर पानी डालने लगा। अभिमान ने रेहा के हाथों को पकड़ लिया और उसे किस करते हुए बोला, तुम्हारे हाथ को ज्यादा ही चल रहे हैं, क्यों ना इसे मेरी बॉडी पर चलाओ। ये सुनकर रेहा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अभिमान अब बस कीजिए ना। अभिमान ने बिना कुछ कहे ही रेहा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। रेहा की सांस भारी होने लगी। उनकी तरफ देखते हुए कहा, अभिमान प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा कंट्रोल खो दो, तुम बस मेरे प्यार को महसूस करो। अभिमान की बात सुनने के बाद रेहा ने कहा, मैं भी तो बस आपको महसूस करना चाहती हूँ। अभिमान खुद में तुम्हें और तुम्हें खुद को महसूस करना चाहती हूँ। मैं हर एक पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ये बोलते हुए रेहा ने अपने होठों अभिमान के होंठ पर रख दी और उसे किस करने लगी। अभिमान अपने हल्के हल्के हाथों से रेहा को बॉडी मसाज दे रहा था और रेहा की बॉडी के हर हिस्से पर किस कर रहा था। रेहा की हल्की हल्की सांस भारी होने लगी। रेहा से कहा, अभिमान प्लीज स्टॉप इट, आई कैंट हैंडल इट। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत नहीं है। और तभी अभिमान ने रेहा को अपने आगोश में भर लिया। रेहा की एक जोरदार चीख बाथरूम में गूंज पड़ी।
रेहा की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। अभिमान लगातार रेहा को 1 घंटे तक प्यार करते रहा। उसे बाथरूम में भी ठंडे पानी के नीचे दोनों की बॉडी पसीने में लटपट हो गई थी। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं तो अब चल भी नहीं पाऊंगी, पता नहीं मुझे देखकर बाकी सब क्या सोचेंगे। ये सुनकर अभिमान ने कहा, क्या सोचेंगे, हम दोनों शादीशुदा है और कपल है, जिसे जो सोचना है सोचने दो, बस तुम इस पलों को एंजॉय करो। अभिमान ने रेहा की बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया और उसे शावर देने के बाद बाथरूम में लपेटकर अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आकर बैठा दिया है। रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। अभिमान ने डोर में एक पेन किलर निकाला और रेहा की तरफ देखते हुए बोला, इसे खा लो, तुम्हारा पेन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बहुत फास्ट काम करता है, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। ये सुनकर रेहा ने उसे दवाई खा ली और बेड पर लेट गई। अभिमान अलमारी की तरफ गया और रेहा के लिए एक जीन्स और टॉप निकलते हुए बोला, क्या तुम ये पहनोगी? रेहा ने कहा, कुछ भी निकाल दो, मैं पहन लूंगी, पर ऐसे कपड़े निकालना कि मेरी पूरी बॉडी का कुछ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी पर जगह जगह तुम्हारे बाइट के निशान है। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी बॉडी को मेरी आदत हो जाएगी और यह निशान ये साबित करता है कि तुम रेहा मेहरा सिर्फ अभिमान राजपूत की हो। ये सुनकर रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, और मेरे हाथों के जो नाखून है उसके निशान भी तुम्हारी पीठ पर है। जो यह चीज ठीक कर कह रहे हैं, अभिमान राजपूत भी रेहा मेहरा का है। ये सुनकर अभिमान मुस्कुरा दिया। अभिमान रेहा के कपड़े लेकर बेड पर आया और उसे धीरे धीरे कर सारे कपड़े पहना दिया। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा दर्द ठीक हुआ? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए रेहा बेड पर से उठ गई, पर लोअर बॉडी में थोड़ा दर्द हो रहा था। अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं ठीक से चल नहीं पाऊंगी, पता नहीं मुझे ऐसे देखकर सब क्या सोचेंगे। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम छोड़ो, मैं अभी चेंज कर आता हूँ। रेहा ने कहा, अच्छा तुम्हें मेरे सामने चेंज करने में शर्म आ रही है क्या? तुमने तो खुद मेरे कपड़े चेंज किए थे ना, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहीं प्रॉब्लम तुम्हें ही ना हो जाए। ये सुनकर रेहा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे सामने चेंज मत करो, जाओ जाकर बाथरूम में चेंज करो। अभिमान मुस्कुरा दिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। अभिमान के जाने के बाद रेहा अपना गाल को छुआ, जो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा था। रेहा ने खुद को आईने में तरफ देखते हुए कहा, मेरे गाल इतनी गर्म और लाल क्यों हो रही है? अभिमान की बातें, उसकी बॉडी, उसका प्यार सब तुझे मजबूर कर रही है। उसे करीब आने पर मैं पागल हो गई हूँ। अभिमान के प्यार में अब तो तू गई कम से, तू इतनी पागल हो गई है कि तूने ध्यान भी नहीं दिया। तो कल रात को 3 बार उसके करीब कोई, और ऊपर से अभी एक दिन 24 घंटे भी नहीं देते, अभी 4 बार उसके करीब जा चुकी है। अगर इससे ज्यादा से करीब गई तो तू चलने के क्या उठने के भी लायक नहीं रहेगी। नहीं रेहा, तुझे अभिमान से कुछ दिन की दूरी बना लेनी चाहिए। एक काम करना, राजपूत हवेली पूजा के बाद तू वंश के साथ राजस्थान चली जाना, कुछ दिन के लिए वहां आराम से रहना। उसके बाद जब तू पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब आना।
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर मैं राजपूत हवेली में रही तो अभिमान तो मुझे बेड से उठने की भी लायक नहीं छोड़ेगा। वो दिन रात पास मेरे साथ बेड पर ही रहेगा। ये सोचते हुए रेहा के गाल और ज्यादा लाल होने लगे। रेहा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, रेहा तो कुछ ज्यादा ही नॉटी हो गई है, इतनी नॉटी नॉटी ख्याल तेरे दिमाग में आ रहे हैं। रेहा ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और अभिमान की बॉडी याद आने लगी। रेहा बेड पर लेटे हुए कहा, वैसे अभिमान की बॉडी और वह सिक्स एप मुझे उसके पीछे और पागल बना रही है, क्या करूं, उसे देखकर कंट्रोल ही नहीं होता। ऊपर से जब वह खुद मेरे सामने ऐसी नॉटी नॉटी बातें करता है तब तो मैं और ज्यादा फिसल जाती हूँ। मुझे खुद पर कंट्रोल करना ही होगा। ये बोलते हुए रेहा बेड से उठ गई। तभी यहाँ के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। रेहा ने आवाज दिया, कौन है दरवाजे पर? वैभव ने दरवाजे पर से कहा, रेहा मैं हूँ। तुम लोगों को 1 घंटे में रेडी होने के लिए कहा था पर तुम दोनों 2 घंटे लगा चुके हो। क्या आज रूम से बाहर आने का इरादा नहीं है? ये सुनकर रेहा ने जल्दी से अपना चेहरा देखा जो अभी भी लाल हो चुका था, यानी अपने गाल को दबाते हुए कहा, रेहा प्लीज नॉर्मल हो जा। 2 मिनट तक वहीं पर खड़ी रही और फिर दरवाजे खोलते हुए मुस्कुरा कर बोली, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, वह बस हम ऐसे ही, हमें थोड़ा टाइम लग गया। वैभव ने रेहा के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें बुखार है जो तुम्हारा चेहरा इतना लाल है? ये बोलते हुए वैभव अपने हाथ रेहा के गाल पर रख दिया जो बहुत ज्यादा गर्म थे। वैभव ने रेहा की तरह देखते हुए कहा, क्या तुम्हें बुखार है रेहा? वैभव की बात सुनकर रेहा ने हकलाते हुए कहा, नहीं भाई मुझे कोई बुखार नहीं है, बस थोड़ी थकान है। ये सुनकर वैभव ने कहा, क्यों क्या हुआ है? अब मैं क्या बोलूं अपने भाई के सामने, मुझे तो शर्म आ रही है। पर वैभव वह तो मेरा बड़ा भाई है, तो मैं आंखें भी नहीं मिला पा रही हूँ, तो बातें क्या करूं उनके सामने, तो झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी है भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या कोई पुलिस ऑफिसर हो जो इसे सवाल जवाब कर रहे हो? हम दोनों रेडी है, अब चलो जाओ हाल में। मैं अपनी फ के साथ आ रहा हूँ। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि अभिमान की थी। वैभव ने अभिमान की तरफ देखकर कहा, क्या तू सीधे से जवाब नहीं दे सकता है? मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। अभिमान ने अपनी कंधे ऊपर करते हुए कहा, हाँ तो तेरी बहन ही तो मेरी बीवी है और मुझे अपनी बीवी से बात करना है, तो चलो अब मेरे कमरे से जाओ। ये बोलते हुए उसमें वैभव को कमरे से निकाल दिया और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वैभव ने गुस्से से कहा, जब मैं इसका दोस्त था तब भी इज्जत नहीं करता था, अब इसकी बीवी का बड़ा भाई फिर भी मेरी इज्जत नहीं करता है। पता नहीं यह इंसान मेरी इज्जत कब करेगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, कभी नहीं। वैभव ने पीछे देखा तो पीछे वंश खड़ा था। वैभव ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश ने हंसते हुए कहा, अभियान ऐसा ही है, तुम रेहा के बड़े भाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम किस खेत की मूली हो? ये बोलते हुए सोफे पर बैठ गया। वंश का इतना अच्छा मूड देखकर वैभव ने मन में कहा, चलो अच्छा है, कम से कम वंश धीरे धीरे कर वंशिका की यादों से बाहर निकलने लगा है। ऐसा ही चला रहा तो एक दिन वंश हमेशा के लिए वंशिका के लिए धोखे को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। रूम में रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अपने भाई के सामने एम्ब्रेस हो गई। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम एम्ब्रेस हो गई? तुम्हारा भाई ही बेवकूफ़ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना आज तक उसकी गर्लफ्रेंड रही है और नहीं वह शादीशुदा है।
जो उसे समझ में आएगा कि इतनी देर रात तक और इतनी सुबह तक हस्बैंड वाइफ कमरे में क्या करते हैं। पर कम से कम नॉर्मल इंसान भी समझ जाता है कि हस्बैंड वाइफ अकेले में कमरे में क्या करते हैं। पर तुम्हारा भाई का तो मैं कुछ कहा ही नहीं सकता हूँ। ये बोलते हुए अभिमान अपनी घड़ी को पहनने लगा। रेहा ने गुस्से से कहा, थोड़ी सी इज्जत तो कर लो, वह मेरा बड़ा भाई है। अभिमान ने कंधे उस्काते हुए कहा, तो इज्जत मैं क्यों करूं? इज्जत तो उसे करनी चाहिए कि मैं उसकी इकलौती बहन का पति हूं। लेकिन वह है साला मेरी इज्जत करता ही नहीं है। रेहा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे भाई को गाली दी। अभिमान ने कहा, मैंने कोई गाली नहीं दी, तुमने अभी रिश्ता याद दिलाया ना, तो मुझे याद आया वह रिश्ते में मेरा साला लगता है। मैं तो बस यही बोल रहा था। रेहा ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। अभिमान ने मन में कहा, दोनों भाई बहन अजीब है, पर क्या करूं, मुझे भी इस अजीब की से ही प्यार होना था। अब क्या कर सकता हूं, दिल पर तुम कोई जोर नहीं होता है। रेहा ने रूम का दरवाजा खोला और हाल में धीरे धीरे चलकर हॉल में आने लगी। अभिमान भी उसके पीछे आ गया। वैभव और रौनक रेहा के पैरों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पैरों में चोट लगी हुई है जो कितने धीरे धीरे चल रही है? रेहा ने मन में कहा, अब मैं क्या करूं, ये सब इस अभिमान की वजह से हुआ है। जब देखो तब मेरे दोनों यों के सामने मुझे एम्ब्रेस करते रहता है। रेहा ने वैभव की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। वैभव ने कहा, तो तुम इस तरह से लंगड़ा के क्यों चल रही हो? वंश ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, पता नहीं इसके का क्या होगा, फालतू में रेहा से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। रौनक ने भी रेहा की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपके पैर में मोच आया हुआ है तो मैं अभी आपके लिए दवाई ला देता हूँ। ये सुनकर रेहा अभिमान की तरफ गुस्से से देखते हुए मन में कहा, अब तुम जवाब दो, मैं किसी को जवाब नहीं देने वाली। अभिमान ने रौनक और वैभव की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग क्यों बात की खाल निकालने पर लगे रहते हो? एक तो पूरी जिंदगी अकेले रहे हो, ना कभी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड बनाई और नहीं इतनी उम्र के हो गए हो और शादी की है। क्यों मेरी बीवी से मेरा तलाक करने के पीछे पड़े हुए हो? ये बोलते हुए अभिमान ने रेहा को गोद में उठाया और विला से बाहर चिता गया। वैभव और रौनक ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान अभी क्या बोलकर गया है? वंश ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, उसने सही ही कहा है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। दोनों के दोनों गधे ही हो। ये बोलते हुए वंश भी चला गया। वैभव ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो एक नॉर्मल सवाल पूछा था, इसमें ये लोग मुझे गधा क्यों बोलकर गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रौनक ने अपने सर को खुजलाते हुए कहा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब छोड़िए, हमें इंडिया के लिए निकलना चाहिए। ये बोलते हुए वह दोनों भी विला से बाहर निकल गए। फ्लाइट में रेहा अभिमान के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद की हुई थी। रेहा को बहुत नींद आ रही थी। रेहा अभिमान के कंधे पर ही सो रही थी। तभी वैभव ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, यह इतना सो क्यों रही है? क्या कल रात को नहीं सोई है? अभिमान ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, तू बात की खाल निकालने के पीछे क्यों रहता है? चल तुझे बता ही देता हूँ क्यों रेहा के पैर में दर्द हो रहा है और क्यों उसे नींद आ रही है। तो कान खोलकर सुन वैभव खुराना, कल रात को मैं और तेरी बहन यानी कि मेरी बीवी है, कल रात को हम दोनों बहुत ही करीब आए। कल रात को हम दोनों का 3 राउंड इंटीमेट स्टेशन हुआ है और आज दिन में भी 1 राउंड। अब तुझे समझ आ गया होगा कि वह चल क्यों नहीं पा रही है।
साला खुद को शादी करता नहीं है और मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगने पर तुला हुआ है। ये बोलते हुए अभिमान रेहा के सर को सहलाने लगा। रेहा जो बहुत गहरी नींद में थी, उसने कुछ नहीं सुना था। वही वैभव ये सब सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रौनक का भी मुंह खुला का खुला रह गया। वंश ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम लोगों को समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सुनो बात। ये बोलते हुए वंश ने अपने कान में हेडफोन लगा लिया। अभिमान की बात सुनने के बाद वैभव और रौनक दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रौनक ने वैभव की तरफ देखकर कहा, सर हम दोनों सिंगल लोगों को ये सब कहाँ पता होगा। इन लोगों को समझना चाहिए, हम लोग खानदानी शरीफ है। ये सुनकर वैभव ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे मैसेज नहीं कर सकता था, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी। अगर रेहा ने सुन लिया होता तो मैं उससे ठीक से बात तक नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर अभिमान ने वैभव ने कहा, ऐसे सवाल बार बार पूछते रहोगे तो यही जवाब मिलेगा, ऐसे बेवकूफ़ वाले सवाल मत पूछना। और वैसे भी रेहा बहुत गहरी नींद में सो रही है। उसने दवाई ली है, वह 3-4 घंटे तक नहीं उठने वाली है और न उसे एम्बेस करने की जरूरत है। ये सुनकर वैभव अपने सीट पर बैठ गया और वंश की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पहले से पता था? वंश ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों की तरफ नहीं हूँ जो सिंगल हूँ। मेरे लाइफ में कई लड़कियाँ आ जा चुकी है तो मुझे इन सब के बारे में अच्छे से पता है। इसलिए अब मुझे परेशान मत करो। मैंने भी तुम दोनों को इशारा किया था पर तुम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर ऐसे करते रहो तो अभिमान तुम दोनों को ऐसे ही बेशर्मों वाले जवाब देगा। ये बोलते हुए वंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। इंडिया में सुबह से ही घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। दिव्या, सौम्या, आयुष और आयुष्मान चारों मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, जो मरे हैं उनकी कोई संतान थी। ये सुनकर आयुष ने कहा, नहीं उनकी कोई संतान नहीं थी, पर उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, पर वह अभी इंडिया में नहीं है। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, तो कौन सा जोड़ा पूजा में बैठेगा? आयुष ने दिव्या और आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों चाचा चाची के शांति पूजा में बैठोगे? ये सुनकर आयुष्मान हैरान हो गया। वहीं दिव्या ने कहा, अंकल आंटी ने हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है तो हम दोनों उसकी आत्मा शांति की पूजा में जरूर बैठेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आयुष ने कहा, थैंक यू दिव्या, थैंक यू आयुष्मान। ये बोलते हुए आयुष फिर से पूजा की तैयारी करने लगा। करीब 3 घंटे बाद पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। आयुष्मान और दिव्या जैसे ही पूजा पर बैठने वाले थे तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम दोनों पूजा में नहीं बैठ सकते हो, पूजा में मैं बैठूंगा। यह आवाज सुनते ही आयुष्मान ने पीछे देखा जहां अभिमान खड़ा था। आयुष्मान ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान ने पंडित जी से पहले ही पूजा में बैठने के लिए कह दिया है, तो पूजा में मैं और दिव्या बैठेंगे, और वैसे भी तुम पूजा में नहीं बैठ सकते हो। ये पूजा जोड़ा में किया जाता है और तुम्हारा कोई बीवी नहीं है, इसलिए तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकते हो। अभिमान ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, ऐसा किसने कहा कि मेरे जोड़े में नहीं है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी एक बीवी भी है। ये सुनकर आयुष्मान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बीवी को मरे हुए पिछले 1 साल हो चुके हैं, तो अब तुम पूजा में कैसे बैठ सकते हो? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली?
ये सुनकर सौम्या गुस्से से अपनी जगह से उठ गई और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप रेहा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे मरे हुए बस 1 साल हुए हैं, आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहती हो। जाओ जाकर आरती की थाली लेकर आओ और मेरी बीवी का स्वागत करो तो। सौम्या ने गुस्से में कहा, मैं आपकी दूसरी बीवी का स्वागत नहीं करने वाली हूँ। मेरे लिए मेरी भाभी सिर्फ रेहा थी, उसकी जगह मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आई, सौम्या क्या तुम मेरी आरती नहीं करोगी? इस घर में मुझे नहीं आने दोगी। यह आवाज सुनते ही सौम्या ने सामने देखा, जहां अभिमान के पीछे से देखा वैभव और वंश, और रेहा को देखते ही सौम्या हैरान हो गई। रेहा को जिंदा देखकर आयुष्मान और दिव्या की भी होश उड़ गए। सौम्या दौड़ते हुए रेहा के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, रेहा ये तुम हो ना? सौम्या बहुत जोर जोर से रो रही थी। सौम्या को रोते देखकर रेहा ने भी रोते हुए कहा, बेस्टी यह मैं ही हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर सौम्या ने रेहा के गालों को पकड़ते हुए कहा, अगर तुम जिंदा थी तो क्यों नहीं आई? पिछले 1 साल से कहा थी। मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पती थी, रोज खुद को पूछती रहती थी क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सुनकर रेहा ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज सौम्या मुझे माफ कर दो। आयुष दौड़ते हुए रेहा के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम दोनों तो मुझे भूल ही गई। यह सुनकर दोनों हंसने लगी। तभी वंश ने हाल में देखा, जहां वंश के मॉम बैठ थे। वंश हाल में आते हुए बोला, मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम डैड ने जैसे ही रेहा को देखा वंश की तरफ देखते हुए बोले, ये रेहा है ना तुम्हारी बुआ की बेटी? बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। ये सुनकर वंश ने कहा, हाँ ये रेहा है आपकी बहन की बेटी। क्या अपनी बहन की बेटी से नहीं मिलोगे? ये सुनकर वंश के पिता के आंख से आंसू आ गया। दोनों ने रोते हुए कहा, हमने कभी सोचा तक नहीं था कि हम कभी रेहा से मिल पाएंगे। तभी अभिमान ने गुस्से से कहा, ये भरत मिलाप बाद में भी चल सकता है। पहले रेहा इतने समय बाद इस घर में आई है तो रेहा की आरती उतरनी चाहिए, तभी यह घर में आएगी। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी आरती की थाल लेकर आता हूँ। ये बोलते हुए सौम्या दौड़ते हुए किचन में गई और 2 ही मिनट बाद आरती की थाल लेकर आई और रेहा की आरती की। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अभिमान में गुस्से में कहा, करने की जरूरत थी क्योंकि किसी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ये सुनकर दिव्या के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आयुष्मान ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या प्लीज रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी अचानक से दिव्या बेहोश हो गई। ये देखकर आयुष्मान ने जल्दी से दिव्या को पकड़ लिया और गुस्से में रेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों के कदम इतने खराब हैं कि देखो मेरी दिव्या के तबीयत खराब हो गया। ये बोलते हुए आयुष्मान गुस्से से दिव्या को लेकर कमरे में चला गया। वही जैसे ही रेहा ने ये सब सुना, अचानक से उसके पैर लड़खड़ा गए। अभिमान ने उसे कंधों से पड़ते हुए कहा, तुम अनलकी नहीं हो, उन लोगों का दिमाग खराब है, वह दोनों बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। आयुष्मान की बात सुनने से रेहा को हल्का झटका लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गया। अभिमान ने रेहा को संभालते हुए कहा, वह दोनों तो कुछ भी बोल रहे हैं। तुम अनलकी नहीं हो रहा, तुम बहुत लकी हो।
तुम्हारी वजह से मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया है, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सुनकर रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, यह अनलकी शब्द लगता है जैसे मेरी जिंदगी से चिपक ही गया। पहले जब मुझे जन्म देते समय मॉम की डेथ हो गई थी, तो मेरे आसपास के बच्चे और आंटी मुझे यही कहती थी कि मैं इतनी गंदी बच्ची हूँ कि मेरी वजह से मेरी मॉम की मौत हो गई, मुझे तो जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। पर अंकल आंटी थे जो मुझे हमेशा समझते थे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत लकी हूँ। पर आज फिर यही शब्द सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अभिमान, ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में शायद मेरी वजह से ही मेरी मॉम की डेथ हो गई है। आज मेरी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। ये बोलते हुए रेहा के आंखों में आंसू आ गए। तभी वंश के पापा आगे आते हुए बोले, रेहा बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, तुम बच गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल की बात है, तुम पर भगवान का आशीर्वाद था जो तुम बच गई और तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर रेहा दौड़ते हुए वंश के पापा के गले लग गई और बोली, मामा जी, क्या मैं सच में बुरी हूँ? वंश के पिता ने रेहा के सर को सहलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम्हें इस तरह जिंदा देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि आज तुम अपने पूरे परिवार से मिल रही हो। ये सुनकर रेहा रोने लगी। तभी पंडित जी ने कहा, पूजा का समय हो गया है, पूजा में कौन बैठने वाला है? अभिमान आगे आया और रेहा की तरफ देखकर बोला, पूजा में मैं और मेरी वाइफ बैठेंगे। पंडित जी ने रेहा की तरफ देखकर कहा, पर इन्होंने साड़ी पहनी है और ना ही सलवार सूट पहनी है, उनके सर पर तो दुपट्टा भी नहीं है, ये कैसे पूजा में बैठ सकती है? ये सुनकर अभिमान ने सोफे पर रखा एक सफ़ेद रंग का दुपट्टा उठाया और रेहा के सर पर रखते हुए बोला, मेरे अंकल ने मुझे हमेशा अपना बेटा माना है और वह हमेशा से रेहा को अपनी बेटी मानते थे। वह बचपन से ही रेहा से बहुत प्यार करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि रेहा के पूजा करने से अंकल को कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि अंकल बहुत खुश होंगे कि हम दोनों इस पूजा में बैठ रहे हैं। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंकल आंटी आप दोनों को अपने संतान मानते थे। अब चलिए आप दोनों पूजा में बैठ जाइए। करीब 1 घंटे बाद पूजा खत्म हो गई। पूजा खत्म होने के बाद रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, हमें जाकर दिव्या को देखना चाहिए, पता नहीं उसे क्या हुआ है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, उसकी को कुछ भी हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये वही की है जिसकी वजह से मैं 1 साल से तुमसे दूर था। ये सुनकर रेहा ने कहा, देखो अब जो भी हो वह तुम्हारे छोटे भाई की वाइफ है, एक बार तो तुम्हें पूछ ही लेना चाहिए। अभिमान ने कहा, सॉरी, पर उसे कुछ हो या ना हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बोलते हुए अभिमान अपने कमरे में चला गया। रेहा ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, सौम्या, कम से कम तुम तो जाकर पूछो आखिर उसे क्या हुआ है। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, पर आज रात को तुम मेरे कमरे में रहना, मुझे तुमसे 1 सालों में क्या क्या हुआ है बहुत सारी बातें करना है। ये सुनकर रेहा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम प्लीज जाकर दिव्या को देख आओ। वंश वही हाल में बैठा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। आयुष उसके बगल में आकर बैठा हुआ बोला, तो दूल्हे राजा कैसे हो आप? ये सुनकर वंश ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अभी से ही जीजू बोलना शुरू कर दूं? अभी तो तुम्हारी और सौम्या की शादी में 1 हफ्ते बचे हुए हैं।
वंश ने गुस्से से आयुष की तरफ देखते हुए कहा, 1 हफ्ते बचे हुए हैं तो 1 हफ्ते बाद जो बोलना है बोल देना। पर जब तक मेरी और सौम्या की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे या तो मिस्टर रायजादा या वंश बोला करो। ये सुनकर आयुष ने मुंह फूलते हुए कहा, एक ही तो जीजू बनने वाला था, वो भी इतने गुस्से वाला है तो पता नहीं हंसी मजाक में किससे करूंगा। ये बोलते हुए आयुष वहां से उठ गया। वहीं वैभव अपने मामा मामी के पास जाकर बोला, मामा मामी आप लोग राजपूत हवेली में क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों से रेहा को मिलने के लिए राजस्थान लेकर आने वाला था। वंश के मॉम डैड ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, बेटा बात ही कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ आना पड़ा। सौम्या और वंश के शादी की डेट फाइनल हो गई है। ये सुनकर तो वैभव हैरान होते हुए अपने मामा मामी की तरफ देखते हुए बोला, आप क्या कह रहे हैं? सौम्या और वंश की शादी? ये सुनकर वैभव के मामा जी ने कहा, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? उन दोनों की एंगेजमेंट हुई 2 महीने हो चुके हैं और अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर की बहू हमारे घर आ जाए। हमने वंश और सौम्या दोनों से बात कर ली है, दोनों को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हफ्ते बाद सौम्या और वंश की शादी है। ये सुनकर वैभव ने हैरानी से अपने मामा मामी की तरफ देखते हुए कहा, क्या दोनों ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है? मिस्टर एंड मिसेज रायजादा ने कहा, उन दोनों ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई की शादी होने वाली है। ये सुनकर वैभव ने कहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलते हुए वैभव वंश के पास गया और उसे खींचता हुआ एक कमरे में ले गया। वंश ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझे इस तरह खींचता हुआ क्यों लेकर आया है? वैभव ने एक थप्पड़ वंश के चेहरे पर मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई सौम्या से शादी की बात करने की? ये सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, तुझे पहले से ही पता था कि मेरी और सौम्या की शादी होने वाली है और अब जब सच में हमारी शादी होने वाली है तो तू इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? मैंने पहले ही तुमसे पूछा था कि तू सौम्या से शादी करना चाहता है या नहीं, वैभव, पर तब तूने मना कर दिया था। और अब जब मेरी और सौम्या की शादी हो रही है तो तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वैभव ने गुस्से से वंश का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्योंकि उस समय मैं अपने मामलों में कुछ ज्यादा उलझा हुआ था, पर यह सच है कि मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ और वह सिर्फ मेरी है, तू उससे शादी नहीं कर सकता है। ये सुनकर वंश ने कहा, सौम्या कोई सामान नहीं है जिस पर तूने अपना नाम लिख दिया। मेरी फैमिली चाहती है कि सौम्या की शादी मुझसे हो और सौम्या भी यही चाहती है, तो कान खोलकर सुन ले वैभव, मेरी और सौम्या की शादी आज से 1 हफ्ते बाद है, इसलिए हम दोनों के बीच आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलते हुए वंश उस कमरे से बाहर निकल गया। वंश के जाने के बाद वैभव ने गुस्से से कहा, तूने अच्छा नहीं किया, बस तूने भाई होकर मुझे धोखा दिया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सौम्या सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये बोलते हुए वैभव किसी साइको की तरह लग रहा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब पागलपन से जुनूनियत से भरा लग रहा था। राजपूत हवेली। सौम्या आयुष्मान के पास आकर दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, भाई दिव्या कैसी है? आयुष्मान ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर दिव्या का चेकअप कर रही है, कुछ देर में आकर बता देगी कि दिव्या को क्या हुआ है। उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकलने के लिए कहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। सौम्या ने आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा,
ठीक है भाई, आप यहीं पर रहो, मैं जाकर डॉक्टर से बात करती हूँ। ये बोलते हुए सौम्या आयुष्मान के रूम के अंदर चली गई। सौम्या ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर दिव्या को क्या हुआ है? डॉक्टर ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं? सौम्या ने मन में कहा, बोलना तो नहीं चाहिए पर बोल ही देता हूँ। यह मेरी भाभी है और मैं उनकी नंद। क्या हुआ है मेरी भाभी को? ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप बुआ बनने वाली हो। ये सुनकर सौम्या हैरानी से दिव्या की तरफ देखने लगी, जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। उसका पूरा चेहरा पीला हो गया था। सौम्या ने हैरानी से कहा, क्या आप सच कह रही हो? डॉक्टर ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, आपको तो खुश होना चाहिए, आप इतना हैरान क्यों हैं और मैं भला झूठ क्यों बोलेगी? ये सुनकर सौम्या ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, वह क्या है ना, यह न्यूज़ मुझे इतनी अचानक से मिली है कि समझ ही नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूं। मैं अभी भाई को बात कर आता हूं। ये बोलते हुए सौम्या आयुष्मान के कमरे से बाहर निकल गई। सौम्या जैसे ही कमरे से निकली, आयुष्मान ने उसका हाथते हुए कहा, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? सौम्या ने आयुष्मान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मुबारक हो, आप फिर से पापा बनने वाले हो। ये सुनकर आयुष्मान ने हैरानी से कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सौम्या ने कहा, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि आप पापा बनने वाले हो। डॉक्टर ने यही कहा है कि दिव्या माँ बनने वाली है। ये सुनकर आयुष्मान जल्दी से रूम के अंदर चला गया। सौम्या ने खुमरा होते हुए कहा, मुझे ये बात जाकर पूरी फैमिली को बतानी है कि इस घर में एक छोटा शैतान आने वाला है। अब इस घर में मैं सबसे छोटी नहीं रह गई। ये बोलते हुए सौम्या जैसे ही सीढ़ियों से नीचे जाने वाली थी, अचानक से उसे किसी ने खींचते हुए कमरे में ले गया और जोर से बेड पर पटक दिया। सौम्या ने सामने देखा तो सामने वैभव खड़ा था। वैभव को देखकर सौम्या ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह खींचकर लाने की और जोर से गिरा देने की? ये सुनकर वैभव ने गुस्से में कहा, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहा है सौम्या राजपूत। जब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्यों तुमने मेरे बड़े भाई से शादी के लिए हाँ बोला? आखिर क्यों तुमने वंश से शादी के लिए हाँ बोल दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि एक हफ्ते में तुम्हारे और वंश की शादी होने वाली है? ये सुनकर सौम्या बेड पर आराम से बैठते हुए बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें सच पता ही नहीं था। आज से 2 महीने पहले मेरी और वंश की एंगेजमेंट हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी शादी भी होती। इसमें ऐसा रिएक्ट करने की कौन सी बात है, जैसे कोई बड़ा बम में तुम्हारे ऊपर फोड़ दिया है? वैभव ने गुस्से से सौम्या के पास बेड पर गया और अपने हाथों से उसके गाल को दबाते हुए कहा, तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तुम थी जो मेरे पीछे पागलों की तरह प्यार में पड़ी हुई थी, और जब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो तुम इस तरह से अनजान बन रही हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो तुम थी जो मुझे कॉलेज के टाइम से परेशान किया करती थी, मेरे आगे पीछे अपने प्यार का झंडा लेकर आ जाती थी, और अब जब मुझे प्यार हो गया है तो तुम ऐसे अनजान बन रही हो, और तुम्हें पूरी दुनिया में शादी करने के लिए मेरा ही भाई मिला था। सौम्या ने गुस्से से वैभव को धक्का देते हुए बोली, वैभव खुराना, मुझे मारने या धमकाने की कोशिश भी मत करना, और यह जो बार बार मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हो वह करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं सौम्या राजपूत हूँ, डरने वाली में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम डराओगे और कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगी। तुमने मुझे क्या वंशिका समझ रखा है,
जो तुम्हारे और वंश के इशारों पर दब दब के रहती थी और अपने आंसुओं को छिपाती थी। मैं वंशिका नहीं हूँ, मैं सौम्या राजपूत हूँ। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। तुमने मुझे चैलेंज किया था, ना कि तुम मुझसे शादी करोगी। अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगले एक हफ्ते में मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई से शादी करूँगी और तुम्हें मुझे भाभी बुलाना होगा। ये सुनकर वैभव ने गुस्से से कहा, मेरे होते हुए इस जन्म में तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो, तुम दोनों की शादी नहीं होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। कान खोलकर सौम्या राजपूत सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो और इस जन्म में तो सिर्फ मेरी ही रहोगी। अगर मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए अभिमान से या मेरे भाई वंश से ना पड़े तो मैं उन दोनों को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा, पर तुम्हें तो अपना बना कर ही रहूंगा। ये बोलते हुए वैभव गुस्से से टेबल पर एक लात मारी और गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। वैभव के बाहर जाने के बाद टेबल का सारा सामान नीचे गिर गया। सौम्या की आंखों में बहुत सारा आंसू आ गया। सौम्या ने अपने गाल को देखा जो बहुत लाल हो चुका था। सौम्या ने रोते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे वंश से शादी करना होगा। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मेरा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी वैभव, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है इस समय तुम बहुत दर्द में हो, पर यह सब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है और इस फैमिली के लिए मुझे वंश से शादी करनी होगी। ये बोलते हुए सौम्या ने अपना आंसू साफ किया और हल्का चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे जल्दी से मेकअप से यह चेहरे पर का लाल निशान हटाना होगा और जाकर सबको नीचे बताना होगा कि दिव्या माँ बनने वाली है। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वैभव ने अभी क्या किया है। ये बोलते हुए सौम्या अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे वैभव का बिहेवियर याद करके सौम्या को बार बार रोना आ रहा था। सौम्या को हासिल करने के लिए आखिर क्या करने वाला है वैभव वंश के साथ? आखिर क्यों कर रही है सौम्या वंश से शादी? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।